the grand success of crash course given by ICRA in 2020 is destined to be repeated in 2021. Biggest gift of this program, biggest. In case you decide to join for the GS program next year, you will get this 5,000 relaxation. This course is very good, is also very good for new aspirants who are planning to give in 2022 and 23. For them it will be a boon. In this course they will know what exactly to do in prelims. It's not only for those who are appearing in 2021. It's for all the future aspirants. This 5,000 will help you to save at least your 50,000 and many of your mental hassle. As you took it happily last year, you will again come to us for the revision, for the preparation of this examination, and hope to see you soon in ICRA. Thank you. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का ICRA IAS YouTube चैनल में। मैं हूं राहुल अग्रवाल। वीकली करंट अफेयर्स MCQs सॉल्व करेंगे हम। तो दोस्तों, ये MCQs आपको अगर पसंद आ रहे हैं और आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है, पढ़ना है, तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम न्यूज में था, बिल्कुल था, बजट से रिलेटेड भी है ये। तो दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इट एम्स टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है। एफपीओस को प्रमोट करना, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करना, ये इसका एम है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, यूनियन बजट फॉर 2021-22 अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू कवर पेडी एंड व्हीट। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन ग्रीन है, इसका टोटल अगर हम देखें, पूरा नाम इसका देखें तो इसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल। ठीक है, तो पहले ये जो स्कीम लाई गई थी वो टॉप के लिए लाई गई थी। टॉप मतलब टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी कि MOFPI ने इसे एक्सटेंड कर दिया है। अब इसमें सिर्फ टॉप कवर्ड नहीं होगा, अब इसमें ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कवर किया जाएगा 6 महीने के लिए पायलट बेसिस पे एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन से फ्रूट्स होंगे। मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, देन लीची, पपाया, पाइनएप्पल, उसके बाद जैक फ्रूट, सिट्रस, ओके, पोमेग्रेनेट। तो काफी सारे फ्रूट्स होंगे। देन उसके बाद ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ओकरा, चिलीज, ये सारे वेजिटेबल्स में कवर्ड होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, तो 2018-19 के यूनियन बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को अनाउंस किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट इनिशिएटिव ODOFP। फर्स्ट, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has identified the products for one district one focus product for district across the country, and the identified products will be supported under the PM formalization of micro food processing enterprises scheme। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा क्लास के बाद जाके पढ़ें इसके बारे में। ठीक है, आपको दो गवर्नमेंट स्कीम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मिल गई है। पहला है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट और दूसरा है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, इन दोनों स्कीम्स के बारे में डिटेल में पढ़ो। Okay, the products have been identified from agricultural, horticultural, animal, poultry, milk, fisheries, aquaculture, marine sector for 728 districts across the country। और ये जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है इसे फाइनलाइज किया गया है राज्यों की इनपुट्स लेने के बाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग इथेनॉल। इथेनॉल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या बोला गया है। इथेनॉल इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड। तो मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैंने इथेनॉल देखा भी है। अगर आपने देखा हो आप समझ सकते हैं कि ये कलरलेस लिक्विड है। एब्सोल्युटली यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कंटेन्स मोर एनर्जी पर गैलन देन गैसोलिन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। अगर हम गैसोलिन और इथेनॉल की एनर्जी कंपेयर करते हैं तो इथेनॉल कंटेन्स लेस एनर्जी पर गैलन देन गैसोलिन।
ओके, अब कितना लेस, ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम परसेंटेज है इथेनॉल का। ठीक है, जो डीनेचर्ड इथेनॉल होता है जिसमें 98% इथेनॉल होता है, वो लगभग गैसोलिन से पर गैलन 30% कम एनर्जी उसमें होती है। ओके, सो इथेनॉल कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलोज इन प्लांट फाइबर्स, जो कि थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, द समिट एम्स टू विजुअलाइज अ रोड मैप फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर एंड टू प्रोपेल इंडिया टू द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर। And second, it is being organized by the Indian Navy under the aegis of the Andaman Nicobar Command with Denmark as partner country। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो समिट है, मैरीटाइम इंडिया समिट, ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है किसके द्वारा? ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, डेनमार्क पार्टनर कंट्री है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडियन नेवी इसे ऑर्गेनाइज नहीं करा रहा। ठीक है, इसका फोकस एरिया क्या है? आपको पता ही है, भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो उस कोस्ट लाइन का फायदा तभी मिलेगा ना जब हम उसके चारों तरफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट करेंगे। ओके, तो इंडिया जो है लगभग 2035 तक सागरमाला प्रोग्राम के तहत $82 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अलग अलग पोर्ट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया विल रेज द शेयर ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द मैरीटाइम सेक्टर, इंडिया विल डेवलप वाटरवेज, और साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लगभग 20 से 22 ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे वाटरवेज 2030 तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाएंगी एंड दैट इज द रीजन ये मैरीटाइम इंडिया समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। ओके, सो 2 to 4 मार्च अभी पिछले हफ्ते ही ये हुआ है। साथ ही साथ आपको पता ही, अब तो सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं कोविड की वजह से, और कहीं ना कहीं कोविड की वजह से हमें पता भी चला कि कितनी सारी चीज़ें बिना घर से बाहर निकले सही में पॉसिबल हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू PSLV C51 मिशन। फर्स्ट, PSLV C51 successfully launched the Amazonia 1 satellite, which is an optical Earth observation satellite from Brazil. It is the first dedicated commercial mission of the New Space India Limited NSIL। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, सो इंडियाज PSLV C51 सक्सेसफुली लॉन्च्ड Amazonia 1 along with 18 co-passenger satellites recently from the सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, और साथ ही साथ ये पहला डेडिकेटेड PSLV कमर्शियल मिशन है NSIL द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statements regarding the World Customs Organization WCO। It is a UN specialized agency for maintaining efficiency of customs administrations across the world. It has recognized Central Revenues Control Laboratory, New Delhi, as a regional customs laboratory for Asia Pacific region। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है। ये जो सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसे WCO ने, ठीक है, WCO ने इसे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए रीजनल कस्टम लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, ये UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। 1952 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एज द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, उस समय इसका नाम CCC था। तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मिशन क्या है? जिसका मिशन है टू एनहांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई-दाखिल पोर्टल। ई-दाखिल पोर्टल इनमें से किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जो कि NIC ने डेवलप किया है। तो इसमें जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी समस्याएं दाखिल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है ई-दाखिल। इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी समस्याएं दाखिल कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो। ठीक है, सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज प्रोविजन फॉर ई-फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स इन द कंज्यूमर कमीशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फीस फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी, दो स्टेटमेंट्स यहां पे आपके सामने हैं. इट इज अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ and this technology will provide a technological advantage which will enable DRDO to develop future Indian long range air to air missiles. once again दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं. अगर हम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है बिल्कुल, और दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है. सो डीआरडीओ सक्सेसफुली कैरिड आउट अ फ्लाइट डेमोस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एसएफडीआर टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, आपको पता ही है चांदीपुर में है, ऑफ द उड़ीसा कोस्ट. फाइन. और ये जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं डीआरडीओ को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड करेगा विच विल इनेबल इट टू डेवलप फ्यूचर इंडियन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स. क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड. तो ये सवाल तो भैया यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा. ओके, अराकू वैली कॉफी केरला, शाफी लाम्फी मणिपुर, चंदेड़ी साड़ी मध्य प्रदेश. ओके, सो ये जो चंदेरी साड़ी है ये तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश की शान, मध्य प्रदेश की पहचान है, और मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्टली मैच है. उसी तरीके से अगर हम बात करें अराकू वैली कॉफी की, उससे पहले आपको बता देता हूं शाफी लैम्फी ये जो है ये बेसिकली मणिपुर से रिलेटेड है. एब्सोल्युटली करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, ये क्या है? इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक. ओके, शॉल जिसे हम कहते हैं ना, शॉल है ये. इसमें मतलब अगर आप फोटो देखोगे क्लास के बाद सर्च करना तो इसमें मतलब बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की गई है कॉटन थ्रेड से, बड़ा ही सुंदर दिखता है, जबरदस्त दिखता है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट गलत है. अगर हम अराकू वैली कॉफी की बात करें तो दोस्तों ये केरला से नहीं है. ठीक है, और ये न्यूज में इसलिए भी था बिकॉज अभी लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, 5 कॉफी की वेराइटीज, 5 इंडियन वेराइटीज को जीआई टैग दिया गया था, जिनमें से एक था कुर्ग अरेबिका कॉफी जो कि कर्नाटक की है. देन उसके बाद था वायनाड रोबुस्टा कॉफी जो कि केरला की है. देन उसके बाद चिकमगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटका की है. एंड देन उसके बाद था बाबा बुडानगिरीज अरेबिका कॉफी. ठीक है, तो वो भी चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट की ही है. देन 5वीं थी अराकू वैली कॉफी. सो अराकू वैली कॉफी जो है वो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की है. सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, तो आप पढ़ो कि जीआई टैग मिलने से क्या होता है, और इंडिया में कॉफी के स्टैट्स आपको पता होने चाहिए कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का कल्टीवेशन होता है. कमेंट्स में बताइए कहां पे सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव पब्लिश्ड द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट. सो यूएनएचआरसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रीडम हाउस. तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फ्रीडम हाउस. ठीक है, तो ये जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है 2021 4 मार्च को पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है, और इसने इंडिया का स्टेटस डाउनग्रेड किया है फ्री से पार्टली फ्री. ठीक है, फ्री से पार्टली फ्री. तो इसमें यहां पे ये भी बोला गया है कि भैया भारत में जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है वो बहुत ही डिक्लाइन में आई है, और साथ ही साथ भारत की 75%, अगर हम जनता की बात करें, सॉरी भारत की नहीं विश्व की 75% जनता की अगर बात करें, दे लिव्ड इन अ कंट्री दैट फेस्ड डिटेरियोरेशन ओवर द लास्ट ईयर. ठीक है, सो मोस्ट फ्री कंट्री कौन सी है? मोस्ट फ्री कंट्री फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है. ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है. और लीस्ट फ्री की बात करें, लीस्ट फ्री है तिब्बत और सीरिया. इज दैट क्लियर? सो इट इज पब्लिश्ड बाय यूएसए बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम हाउस. साथ ही साथ 1941 से फ्रीडम हाउस बेसिकली अलग अलग देशों की डेमोक्रेसी को ट्रैक करता आ रहा है. तो इंडिया का स्कोर है 67, पिछले साल 71 था, इस साल है 67. ठीक है, भूटान का स्कोर है 61, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, इन सब का स्कोर भारत से नीचे ही है. सो साउथ एशिया में इंडिया का स्कोर सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है. Question number 11. Consider the following statements regarding the recently released Digital Media Ethics Code relating to digital media and OTT platforms. It provides for 3-level grievance redressal mechanism at publisher, state and central government level. It mandates the content to be self-classified by the publishers into age-based categories. तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. इसने बेसिकली आजकल बहुत सारी चीज़ें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अलग अलग वेब सीरीज हो गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हो रही हैं. डिजिटल मीडिया का कहीं ना कहीं जमाना है, तो इसने मैंडेट किया है
कि जो पब्लिशर्स हैं वो खुद सेल्फ क्लासीफाई करेंगे कि उनका जो कंटेंट है वो किस एज के व्यक्ति को देखना चाहिए, बेसिकली 18+, 12+, 7+, इस तरीके से एडल्ट कंटेंट है या कैसा कंटेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये जो 3 लेवल है, जो 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात हम कर रहे हैं, ये पब्लिशर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये बात यहाँ पे गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ वो 3 लेवल क्या है। अ 3 लेवल grievance redressal mechanism has been established under the rules with different levels of self-regulation. Level 1 self-regulation by the publisher, level 2 by the self-regulating body of the publisher, and level 3 oversight mechanism. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statements regarding the market access initiative MAI scheme. It aims to promote India's exports on a sustained basis. Organizations of central as well as state governments are eligible for assistance under the scheme. दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से यहाँ पे सही हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI। ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जिसका मेन मकसद था भारत के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना सस्टेन्ड बेसिस पे। सस्टेनेबल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि मतलब आधा अधूरा। ठीक है, सो एक्टिविटीज जो एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वन धन स्कीम। ठीक है, वन धन स्कीम से रिलेटेड यहां पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट सीक्स टू इंप्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ट्राइफेड इज द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो दोस्तों अगर हम वन धन विकास स्कीम की बात करते हैं तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट होंगे। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कोई सा नहीं है, दैट्स द रीजन दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो वन धन योजना या फिर वन धन स्कीम, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP। ठीक है, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्राइफेड एज द नोडल एजेंसी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। ओके, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल बायो इंडिया 2021। It is the largest bio event which will showcase opportunities in Indian biotechnology sector to the world. It is being organized by the Department of Biotechnology and BIRAC. ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों यहाँ पे फिर से करेक्ट हैं। द लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट ग्लोबल बायो इंडिया 2021 वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज BIRAC की अगर हम बात करें तो मिलके ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021। क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ओके, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज एम्ड एट नॉट ओनली बूस्टिंग प्रोडक्शन बट ऑल्सो इन हेल्पिंग कंजर्व एंड प्रोसेस फार्म आउटपुट एफिशिएंसी। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे सही है दोस्तों। It gives greater autonomy to states to use funds effectively based on demand. तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्यों को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है कि वो डिमांड पे फंड्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, द बजट फॉर 2021-22 प्रपोज्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस इज अ स्पेशल पर्पस टैक्स। ठीक है, जो कि मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स एक तरीके से हम कहते हैं सेस। तो कृषि कल्याण सेस आया था, स्वच्छ भारत सेस आया था। सेस बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है और उसी पर्पस के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, सो ड्रॉइंग पावर फ्रॉम आर्टिकल 270 एंड 271 द सेंटर कलेक्ट्स सेस एंड डिपॉजिट्स इट इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट द मनी इज देन सपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ सेग्रीगेटेड फंड टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब राज्यों को कोई कुछ इससे कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी मिलती है, नथिंग। Which of the following statements are incorrect with respect to Merchant Digitization Summit 2021? It aims to accelerate responsible digitization of merchants in India's northeastern and Himalayan regions and aspirational districts. It is joint initiative of Ministry of Finance, FICCI and UN-based Better Than Cash Alliance. तो यहाँ पे आपसे पूछा है इनकरेक्ट क्या होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे। एंड रिसेंटली भारत सरकार ने, फिक्की ने, यूएन बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस ने, इन तीनों ने मिलकर ये होस्ट किया है मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसके
टुवर्ड्स कहीं ना कहीं ये एम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर समिट में वुमेन मर्चेंट्स को भी एम्पावर करने की बात की गई है, ताकि हम डिजिटल इंडिया मिशन को अचीव कर सकें, टारगेट्स को अचीव कर सकें। सो द थीम इज टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, स्पेशल फोकस ऑन हिमालयन रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। Question number 17, which of the statements are correct with respect to Aroma Mission? It is an initiative of National Horticulture Board. Purple Revolution under this mission aims to provide free lavender saplings to farmers. Once again दोस्तों, दोनों statements यहाँ पे अगर हम देखें उनमें से एक गलत है, एक सही है। ठीक है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का इनिशिएटिव नहीं है। अगर हम बात करते हैं पर्पल रिवॉल्यूशन की और अगर हम बात करते हैं अरोमा मिशन की, तो इसमें CSIR इन्वॉल्व है। देन उसके बाद इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि IIIM जम्मू, ठीक है, वो इन्वॉल्व है। तो इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ये इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, लगभग 500 किसान जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनकी इनकम कई गुना बढ़ गई है जब से उन्होंने लेवेंडर कल्टीवेशन शुरू किया है। ठीक है, सो लेवेंडर ऑयल आपको पता ही है काफ़ी महंगा बिकता है। लेवेंडर वाटर, लेवेंडर ऑयल लगभग 10,000 पर लीटर बिकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों को ज़रूर उनकी इनकम को बढ़ा रही हैं एंड इट्स ग्रेट। और सरकार का जो एम था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करनी है, कहीं ना कहीं उसके टूवर्ड्स ये चीज़ें जा रही हैं। So correct answer is B. Okay, so under this initiative, farmers were given free lavender saplings, and those who have cultivated lavender before were charged 5 to 6 rupees per sapling. ठीक है? Question number 18. Consider the following statements with respect to Ares Devasthal Faint Object Spectrograph and Camera ADFOSC. It is a low-cost optical spectrograph that can locate sources of faint light from distant quasars and galaxies. It was indigenously designed and developed by Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, Nainital. तो दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही हैं। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड अ लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ ADFOSC that can locate sources of faint light from distant quasars and galaxies in a very young universe, regions around supermassive black holes, around the galaxies and cosmic explosions. Question number 19, आपके सामने दो statements हैं regarding the Municipal Performance Index 2020. It has been released by Niti Aayog. Indore has emerged as the highest ranked municipality in million plus category. तो दूसरा statement तो correct है। अगर हम मिलियन प्लस कैटेगरी की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंदौर जो है वो हाईएस्ट रैंक्ड म्यूनिसिपैलिटी निकल के आई है। उसके बाद सूरत है, उसके बाद भोपाल है। और अगर हम लेस देन मिलियन की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो सबसे टॉप में आया है। उसके बाद तिरुपति है और उसके बाद गांधीनगर है। ठीक है, लेकिन इसे नीति आयोग ने रिलीज नहीं किया है दोस्तों, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सो द फ्रेमवर्क फॉर दीज असेसमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एज द नॉलेज पार्टनर। आखिरी सवाल आज की क्लास का, दो स्टेटमेंट्स हैं। द एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड ICT इकोसिस्टम इन इंडिया आर 3 पिलर्स ऑफ द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन aims at sensitizing and enhancing accessibility in India by inviting complaints and feedback. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आई होप आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। सुगम्य भारत ऐप ये क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। इट्स अ मीन्स फॉर सेंसिटाइजिंग एंड एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी इन द 3 पिलर्स। ठीक है, क्या क्या? बिल्ट इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ICT इकोसिस्टम, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहीं पे होता है समाप्त। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन जरूर बताइएगा और कोई भी डाउट्स हो डू लेट मी नो। लाइक करें, सब्सक्राइब